नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद सेन और आप सब लोग मेरे साथ हैं इस एक सेशन में, इस चैनल की और एक नई वीडियो में करंट अफेयर्स विद आनंद सेन में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल मुद्दे के ऊपर, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के ऊपर। एक बहुत ही एक बड़ी घटना घटित हुई है इस देश की पॉलिटिकल इतिहास में, जिसमें एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है पहली बार। अब आप ऐसे कहेंगे कि नहीं, सीएम तो पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, लालू प्रसाद जी यादव भी हुए हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो जितने भी पहले सीएम जो हुए थे, चाहे वो लालू प्रसाद जी यादव हो, चाहे वो सोरेन साहब हो, कोई भी हो, उन सब ने अपनी गिरफ्तारी के पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पर केजरीवाल जी पहले ऐसे सीएम हैं जिन्हें अपने पद पर रहते हुए ईडी ने उन्हें क्रिमिनल केस के अंदर जेल में डाला है। तो अभी तक के इतिहास में ये देश की आज़ादी के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है। सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उस राज्य में, उस यूनियन टेरिटरी में क्या कोई संवैधानिक ऐसे आधार बचा है, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था बची है जिस पर शासन किया जा सके, या फिर एक ये मुद्दा बन सकता है, एक रीज़न बन सकता है केंद्र के अंडर में शासन को लाने का, राष्ट्रपति शासन लगाने का, आर्टिकल 356 लगाने का, क्या ये एक वजह बन सकती है। आइए सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे, बारी जानेंगे हर चीज़ के बारे में। ओपोजिशन की क्या राय है इस बारे में, अपोजिशन का क्या कहना है, वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ को किस तरीके से देख रहा है, सब चीज़ों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे इस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो वाइट गाड़ी है जिसमें ईडी द्वारा केजरीवाल जी को ले जाया जा रहा है। तकरीबन रात में 9 बजे इन्हें गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल जी के गिरफ्तार होने के बाद से ही के कार्यकर्ता लोग जुटने लग गए थे, इनके आवास के बाहर वो धरना प्रदर्शन करने लग गए थे, प्रोटेस्ट करने लग गए थे इस बात का। केरला में भी काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ आपके कार्यकर्ताओं द्वारा। लीडर आतिशी जी आई, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए जानते हैं। स्टेशन पे कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधान 2 साल 1 रुपया आज तक नहीं मिला है, तो आज लोग तो आतिश जी का जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका कहना था कि ईडी वाले 2 साल से इस मामले को लेकर पीछे पड़े हुए हैं। 500 से ज़्यादा जांचकर्ताओं की टीम पूरे केस पर काम कर रही है और अभी तक उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला है। इसमें सिसोदिया जी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, संजय जी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, पर ईडी को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो आतिश जी का ऐसा कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे ही केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में मामला रात को ही लिस्टिंग के लिए डाल दिया गया था। मैं वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ, तो आप देखते कि सुनवाई हो चुकी है, पर उसी रात को सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्टिंग के लिए पहुंच गया था। और फिलहाल अभी केजरीवाल जी 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है अदालत द्वारा। अब आइए जानते हैं इस घटनाक्रम को कि उन्हें गिरफ्तार कैसे किया गया ईडी द्वारा। 2 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। शाम 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल जी के घर पर पहुंची। 7:30 बजे सौरभ जी को उनके घर में जाने से रोक दिया गया। रात 8:01 पर केजरीवाल जी के घर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए। उनके घर के बाहर आरएएफ की टीम को पहुंचाया गया। रात 8:10 पर उनके फ़ोन को ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया। रात 8:20 पर केजरीवाल जी के आवास के बाहर आपके कार्यकर्ता और नेता जुटकर नारेबाजी करने लग गए थे। रात 8:30 बजे केजरीवाल जी के घर के बाहर 144 लगा दी गई थी। उसके बाद जिन भी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर नारेबाजी करी थी, उसका उल्लंघन किया था, उन्हें रात 8:47 पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और फिर रात को 9 बजे के बाद फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की टीम पूरी लगाई हुई इन तस्वीरों में अच्छी तरह से। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जी को ईडी के दफ्तर ले जाया गया और उसके पहले आरएमएल हॉस्पिटल से एक डॉक्टर की टीम बुलवाई गई थी और उस टीम ने उनका पहले अच्छे से मेडिकल किया और उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार कर ले जाया गया। पर आखिर क्यों किया गया, आखिर क्या ऐसी ज़रूरत आ गई जो उन्हें गिरफ्तारी करना पड़ गया, तो उसके पीछे वजह है कि जो ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, वो उन्हें पिछले 4 से 5 महीनों से समन भेज रही थी कि आप आइए, हमसे आकर बातचीत कीजिए, पर केजरीवाल जी उपस्थित नहीं हो रहे थे। हर बार वो एक हवाला देते थे कि ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश के तहत मुझे बुलाया जा रहा है, इसमें मैं नहीं आऊँगा, तो नहीं आते थे। उन्हें अभी तक फिलहाल 4 महीनों में 9 समन भेजे जा चुके थे। आप देख सकते हैं 2 नवंबर 2023 से उन्हें समन भेजना चालू किया गया।
तब भी उन्होंने राजनीतिक बताकर पेश नहीं हुए। और पूरा आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, सब हर टाइम उन्होंने चुनाव से पहले प्रचार को रोकने का आरोप, प्रचार रोकने का आरोप, गैर कानूनी राजनीति। फाइनली जाकर 4 मार्च को बातचीत करने को तैयार होते, लेकिन समन को गैर कानूनी बताते, और उसके बाद फिर 16 मार्च को समन को अवैध बताते हुए वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट में उनका जाकर ये कहना था कि जो समन जो उन्हें भेजे जा रहे हैं ये सारे गैर कानूनी है और अवैध है, तो उन्हें हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेक्शन दी जाए। तो हाई कोर्ट इस बात पर ईडी के को बुलाती है और उनसे भी बात की जाती है कि आप इन्हें क्यों समन भेज रहे हैं, क्यों इन्हें बुलाया जा रहा है, क्या आखिर ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है जिसमें एक सीएम को समन भेजकर बुलाया जा रहा है। तो ईडी के जो लोग थे उनके द्वारा कुछ दस्तावेज हाई कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं। हाई कोर्ट उन दस्तावेजों को देखती है और देखने के बाद 2-3 घंटे देखने के बाद सीधे सीधे साफ साफ बोल देती है हाई कोर्ट कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। हाई कोर्ट द्वारा केजरीवाल जी को साफ साफ मना कर दिया गया था कि हम आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे गिरफ्तारी के खिलाफ। पर फिर केजरीवाल का कहना था कि मैं ठीक है बातचीत तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कम से कम मुझे गिरफ्तारी के खिलाफ गारंटी दे दीजिए। लेकिन हाई कोर्ट का साफ साफ इस बात से इनकार था कि हम आपको गिरफ्तारी के खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। जैसे ही ये घटना घटित होती है 22 मार्च को ईडी की टीम सीधे केजरीवाल जी के घर पर पहुंच जाती है और उन्हें जाकर गिरफ्तार कर लेती है। ये घटना घटित होने की वजह से एक बात और साफ हो गई थी कि कुछ तो ऐसा है ईडी के पास में, जिसे देखने के बाद हाई कोर्ट ने बात साफ कर दी है कि उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। तो एक तरीके से ईडी के लिए यहाँ पर रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था कि उन्हें आसानी से सीधे आकर गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब उनके पास में कुछ ना कुछ तो लीगल और सही आधार है उन्हें गिरफ्तार करने का। आप ये देख सकते हैं इंडिया टुडे की न्यूज़ में कि केजरीवाल जी ईडी को फेस करने के लिए रेडी तो हो गए थे, पर कोर्ट से प्रोटेक्शन मांग रहे। हमने यहाँ तक तो जान लिया कि ईडी द्वारा केजरीवाल जी को गिरफ्तार कैसे किया गया। आइए अब जानते हैं कि आखिर ईडी द्वारा केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों करा गया है, आखिर क्या वजह आ गई है कि जिसकी वजह से सीएम को गिरफ्तार किया गया है क्रिमिनल चार्जेस में। तो केजरीवाल जी के ऊपर दिल्ली की जो शराब नीति थी उसमें रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। केजरीवाल जी के ऊपर आरोपों का क्या है मामला, ये जानने से पहले जान लेते हैं कि अपोजिशन द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है। अपोजिशन द्वारा आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी द्वारा ट्वीट किया गया है। सब अपोजिशन सभी द्वारा इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है, इसे एक लोकतंत्र की हत्या के रूप में बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं ट्वीट राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी वाड्रा का। और राहुल गांधी जी का कहना था कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनना चाहता है, इसे लोकतंत्र की हत्या के रूप में दिखाया जा रहा है। चलिए वापस चलते हैं केजरीवाल जी के आरोपों के ऊपर। तो केजरीवाल जी के ऊपर आरोप है दिल्ली शराब नीति में घोटाला करने का। दिल्ली शराब नीति में जो शराब की दुकानों के लिए जो लाइसेंस दिए जाते हैं के एवज में रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है उनके ऊपर। ये सब जानने से पहले अपन जान लेते हैं कि आबकारी नीति क्या है। आबकारी नीति बेसिकली अगर किसी भी जगह किसी भी राज्य में अगर शराब की बिक्री अगर होनी है तो उसके लिए सरकार एक नीति निकालती है, एक पूरा एक सिस्टम निकालती है जिसमें सारी चीज़ें होती है कि कहाँ पर कितनी दुकानें हो सकती है, किस तरह से शराब का एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है, बैनर होल्डिंग लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते हैं। सरकार की मंशा ये होती है कि जितना हो सके शराब को नहीं बेचा जाए, क्योंकि सरकार शराब बेचना नहीं चाहती, उससे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पर ठीक है, अगर कोई भी फिर भी अगर इंसान अगर इतना मरा जा रहा है अगर शराब के लिए, तो सरकार का ये होता है कि उसे शराब बेचकर कम से कम उसे राजस्व अर्जित किया जा सके। और एक चीज़ और ये होती है कि शराब की बिक्री अगर एकदम अगर रोक दी गई तो उससे अवैध शराब बिकना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये पूरी आबकारी नीति होती है, आबकारी विभाग द्वारा चला जाता है। अब आबकारी विभाग के जो मंत्री थे मनीष जी सिसोदिया गिरफ्तार किया जा चुका है, वो एक शराब नीति लेकर आए थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। उस पर बात करने से पहले आइए जान लेते हैं कि इसमें किन किन लोगों की गिरफ्तारी और हुई है। संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है 4 अक्टूबर को, मनीष जी सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है 26 फरवरी को, के कविता जी की गिरफ्तारी हुई है 15 मार्च को, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी 21 मार्च को। और किन किन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे के पूरे मामले में जान लेते हैं। विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, शरद चंद्रा, बोइन बाबू, राजेश जोशी, अमन ढाल, अरुण पिल्लई, इन सब लोगों के अभी तक इस पूरे केस में गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई जाकर नहीं बेच सकता, कोई भी डायरेक्ट जाकर नहीं बेच सकता है। उसके लिए सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, एक परमिशन लेनी पड़ती है कि हमें शराब की दुकान लगानी है। उसमें लाइसेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक लाइसेंस होता है जिसमें रिटेलर्स बेचते हैं और एक लाइसेंस होता है जिसमें होलसेल की सप्लाई होती है। तो इन्हीं लाइसेंस के लिए रिश्वत लेने का केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगा है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार द्वारा नई शराब नीति लाई गई थी, जिसमें राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इसी तरह कुल मिलाकर 849 दुकानें होनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली ने सभी दुकानों को प्राइवेट कर दिया। इसके पहले दिल्ली में 60% सरकारी और 40% प्राइवेट दुकानें हुआ करती थी।
देखिए ऐसा है कि पुरानी जो शराब नीति थी उसमें सरकार की 60% दुकानें हुआ करती थी और 40% प्राइवेट दुकानें हुआ करती है। प्राइवेट लोगों को भी व्यापार करने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। पर जो नई शराब नीति दिल्ली सरकार लेके आई उसमें दिल्ली सरकार ने सरकारी दुकानें पूरी तरह से खत्म कर दी और सारी दुकानें प्राइवेट लोगों को बेच दी। और सरकार ने सारी दुकानें प्राइवेट लोगों को बेचने के साथ साथ उसमें लाइसेंस की फीस को भी कई गुना बढ़ा दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं L1 का जो लाइसेंस होता था उसमें पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था। नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे थे। बहुत बड़ा मतलब आप चेंज देख सकते हैं इसमें प्राइस में एकदम से। कैटेगरी उनमें भी कीमतों में काफ़ी बदलाव किए गए। आइए जानते हैं। L1 की जो लाइसेंस की जो फीस हुआ करती थी वो पहले 10 लाख थी, जो अब बढ़ के 5 करोड़ हो चुकी थी। देखिए अब चेंज कितना बड़ा है, 4900% का चेंज है यहाँ पर। L7 का जो लाइसेंस था, जो रिटेलर्स का लाइसेंस था, उसमें पहले 8 लाख रुपए देकर आपको सिक्योरिटी फीस जमा करवाकर लाइसेंस आपको मिल जाता था। पर अब उसमें 11.18 करोड़ रुपए देना पड़ रहे थे, मतलब 11 करोड़ 18 लाख रुपए, जो कि किसी भी आम एक छोटे व्यापारी के लिए देना बहुत बड़ी बात होती है, रकम जिसमें छोटा व्यापारी व्यापार कर ही नहीं सकता। 13,875% का अप है, देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ऊंचा अप है ये। और गवर्नमेंट रेवेन्यू, इसे कैलकुलेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यू है जिसे कागज़ों पर दिखाया गया था कि पहले गवर्नमेंट का रेवेन्यू इससे 6,000 करोड़ का आता था, अब 9,500 करोड़ का आएगा। तो कोरोना काल में जब शराब नीति, अगर आप देखेंगे तो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर बिकी थी तो शराब ही थी। तो उस वक्त से भी और उसके पहले से भी आप देख सकते हैं जितने भी जो राज्य हैं उन सब का एक राजस्व का जो मेन जो इनकम सोर्स है वो शराब ही है। शराब बेचकर जो राजस्व एकत्रित करा जाता है वो बहुत बड़ी इनकम सोर्स है आज के वक्त में। तो इसलिए सरकार की मंशा इसमें ये बताई गई थी कि पहले 6,000 करोड़ की कमाई होती थी हमें, अब हमें 9,500 करोड़ की कमाई होगी। तो अब आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है, सब चीज़ें सही तो है, सरकार सही तो कर रही है, सरकार अपना राजस्व बढ़ा रही है, तो इसमें गलत क्या है कि बताते हैं आपको गलत क्या है। इसमें गलत ये है इसमें यहाँ पे कि जो पुरानी जो पॉलिसी थी उसके साथ अब देखिए, अगर व्यापारी अगर इतना महंगा लाइसेंस लेके आया है तो जाहिर सी बात है वो कमाएगा भी। अगर कोई भी अगर व्यापारी अगर इतनी सारी लाइसेंस फीस लेके आया है तो उसे कमाई करके अपना वापस से प्रॉफिट भी तो, मुनाफा भी तो अर्जित करना होगा ना, नहीं तो फिर उसका धंधा करने का मतलब क्या हुआ। तो पुरानी जो पॉलिसी जो थी वो उसमें बताया गया था कि शराब के जो दाम जो थे, एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। पुरानी जो पॉलिसी जो थी उसमें शराब के दाम थे 530 रुपये, जो बढ़ के हो चुके थे 560 रुपये। चेंज आया था 5.7% का। रिटेल मार्जिन पहले, ये थोड़ी नोट करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। जो रिटेल मार्जिन जो था वो था 33.35 रुपये का, जो अब हो चुका था 363.27 रुपये, 363.27 रुपीज़, जिसमें आप चेंज देख सकते हैं 989.3% का चेंज आप देख सकते हैं आप एकदम से। पहले जो 750 ml की जो शराब की जो बोतल आती थी वो 530 रुपये में आती थी, जिसका मैंने अभी आपको बताया। अब वो बढ़कर 560 रुपये हो चुके थे। कारोबारी का मुनाफा जो पहले 33.35 रुपये था वो अब हो चुका था 363.27 रुपये बढ़कर। सरकार का फ़ायदा, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, आप देखेंगे कि सरकार को पहले 329.89 वो 90 रुपये राजस्व मिलता था एक 750 ml की शराब की बोतल पर अब वो घटकर हो चुका था 3.78 रुपये। सरकार ने क्यों करा था? क्योंकि सरकार का ये था कि भैया हमने सारी दुकानें पहले ही बेच दी है, हमने सारे पैसे लाइसेंस की फीस बढ़ाकर पहले ही ले ली, अब आप अपने हिसाब से धंधा करो और आप आपका जानो। तो अब आप कहेंगे कि हाँ सही तो है, इसमें सरकार ने बेसिकली एक सेफ फिक्स्ड इनकम जनरेट कर ली, तो अच्छा ही है ना। अगर सरकार के लिए तो एक फिक्स्ड सेफ इनकम जनरेट हो गई तो सरकार का फ़ायदा ही हुआ इससे, भैया हमने तो बढ़िया से सारी दुकानें अच्छे भाव में बेच दी, अब ये जाने इन लोगों का, इनका धंधा करे, रिस्क इनके माथे। पर नहीं, ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, ऐसी पूरी बात नहीं है। शराब नीति लागू होने तक तो सब कुछ ठीक था, पर इसे वापस ले लिया गया, मतलब नवंबर 2021 में इसे लागू किया गया और जुलाई 2022 में इसे सीधे वापस ले लिया गया। दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड टू विड्रॉ न्यू एक्सेस पॉलिसी, प्राइवेट लिक्विड शॉप्स टू क्लोज। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जिस भी व्यापारी ने इतने महंगे पैसे देकर, इतना सारा पैसा देकर अगर इतना महंगा कोई अगर लाइसेंस खरीदा है और अगर उसने अगर नवंबर 2021 में ही अगर लाइसेंस अगर लिया है और अगर जुलाई 2022 में सरकार का पॉलिसी वापस ले लेती है तो उसका तो भैया घाटा हो गया ना, वो कैसे कमाई करेगा। उसने तो ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करा है कि मैं अब देखिए, अब व्यापारी को इसमें अपना मुनाफा दिखा था तो उसने इन्वेस्टमेंट करा कि जैसे चाहूँ मैं वैसे बेच सकता हूँ और उसके साथ साथ इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और उसमें टैक्स बहुत कम है। तो व्यापारी के लिए मुनाफे की चीज़ थी, इसलिए तो उसने इतना महंगा लाइसेंस खरीदा, अदरवाइज वो खरीदता ही क्यों। तो इसमें व्यापारियों का घाटा हो गया। अब
जब छोटे व्यापारियों को ऑलरेडी हटाया जा चुका था धंधे में से, तो फिर क्या होना था। अब इसमें जब इतनी महंगी फीस थी तो छोटे व्यापारियों को तो धंधे में से ऑलरेडी हटाया जा चुका था। तो अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अगर जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर उसमें अगर आप नामों को ध्यान से अगर देखेंगे तो बिनोय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, ये अगर अरुण पिल्लई, दिनेश अरोड़ा, अभिषेक बोयनपल्ली, अगर इन नामों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ नाम साउथ इंडियन लोगों के दिखाई देंगे, दक्षिण भारतीय लोगों के आपको कुछ नाम दिखाई देंगे। अब आप सोचेंगे कि दिल्ली से साउथ इंडियन लोगों का क्या लेना देना है। तो साउथ इंडियन ग्रुप शराब का व्यापार करने वाला यहाँ पे आ जाता है और पूरे की पूरे बड़े लेवल पे दुकानों को उठा लेता है, अच्छे बड़े लेवल पे, कि भाई यहाँ से तो हम संभाल लेंगे, यहाँ से पूरा धंधा अब हम करेंगे। अब जब वो लोग आते हैं, जब वो इतना महंगा लाइसेंस खरीद के आते हैं, इतनी लाइसेंस फीस देकर आते हैं, तो अब उनका तो ये था कि भाई अब हम हमारे हिसाब से व्यापार करेंगे, जितना चाहे उतना करेंगे। तो जो पुरानी आबकारी नीति थी उसके हिसाब से जिस जगह पे 1 दुकान 2 दुकान होनी चाहिए, जिस एरिया में जो बाढ़ रखा था, वहाँ पे उन्होंने ब्रांचेस डालना शुरू कर दी, बढ़ाना शुरू कर दी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके। अगर प्रचार किए जा रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर चलाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी प्रचार किए जा रहे हैं, ब्रांचेस वगैरह बढ़ाई और ये सब करा। पर जैसे ही दिल्ली सरकार द्वारा ये बात आती है बाहर कि हम शराब नीति को वापस ले रहे हैं, तो ये बात सुनते से ही सवाल उठता है कि भैया इतनी जल्दी क्यों वापस ली जा रही है, आखिर चल क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी है वो जाकर सीधे मिलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाकर पूरी बात बता लेते हैं। दिल्ली के जो आबकारी विभाग के जो मंत्री थे सिसोदिया जी, उनके द्वारा शराब नीति को वापस ले लिया जाता है। तो ये तो उनके ऊपर एक शक पैदा करने वाली बात हुई है। तो अब जैसे ये बात बाहर है कि दिल्ली गवर्नमेंट शराब नीति को वापस ले रही है, तो इस पे सिसोदिया जी के ऊपर इस बात के ऊपर शक और ज़्यादा गहरा हो गया। जैसे ही दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने जाकर शिकायत की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को और सिसोदिया जी शराब नीति को वापस लेने लगा। तो ये तो भैया वैसी बात ही हो गई कि एक क्लास में 10 बच्चे बैठे थे और पूछा जा रहा है कि भैया किसने पेन की चोरी करी है, और बच्चा हाथ उठा के बोल रहा है कि हाँ मैं ही चोर हूँ, मैंने ही चोरी करी है। तो अब जैसे ही सिसोदिया जी को ये मामला पता चला कि शिकायत करी गई है, तो वो फटाफट उनको पता चला कि भैया खेल पता चल गया है पूरा का पूरा, तो उन्होंने फटाफट शराब नीति को वापस ले लिया। अब इससे उनके ऊपर शक और ज़्यादा गहरा हो गया कि हाँ नहीं, दाल में कुछ तो काला है। अगर मैं बात करी और उन्होंने एकदम से नीति वापस ले ली, मतलब कुछ तो काला है, इसमें जांच करनी पड़ेगी। दाल में कुछ काला नहीं, या फिर दाल ही पूरी काली है। इसके बाद व्यापारियों को पता चलती है कि शराब नीति को विड्रॉ कर लिया गया। एक तरीके से उनके साथ धोखा हो गया। ये जो शराब के जो ठेकेदार थे ये ही जाके बन जाते हैं अब सरकारी गवाह, और सरकार को जाके साफ साफ पूरी बात बताते हैं इसमें कि अब इसमें जो अमित अरोड़ा जी जो थे ये जाकर बन जाते हैं सरकारी गवाह और साफ साफ जाकर बात बता देते हैं कि देखिए हमसे जो लाइसेंस फीस ली गई है उसके लिए हमसे रिश्वत ली गई है कि देखिए हम छोटे व्यापारियों को हटा देंगे और सिर्फ बड़े व्यापारियों को रखने के लिए आपके लिए पूरा सिस्टम बनाएंगे, उसके लिए हमें इतने पैसे चाहिए रहेंगे। और ये सारी की सारी बातें जाके ऐसी कैसी सरकार में बक देते हैं। इस तरीके से हमसे रिश्वत ली गई थी और इस बात की पूरी गारंटी मैं हूँ। अब बात इससे आई कि भैया उस पैसे का क्या, आखिर वो इतना सारा पैसा आखिर गया कहाँ। तो उससे इनका कहना था कि जो 22 में जो चुनाव हुए थे उसमें वो सारा का सारा पैसा, पंजाब में जो इलेक्शन हुए थे उसमें आम आदमी ने ऐसा का ऐसा पैसा उधर फंड कर दिया, सारा का सारा उससे चुनाव की फंडिंग हो गई। उन्होंने ठेके लेने के एवज में हमसे पैसे लिए और चुनाव की फंडिंग करी। अब ये साउथ ग्रुप का क्या मामला है, आइए इसको जानते हैं। तेलंगाना के जो सीएम हुआ करते थे चंद्रशेखर जी राव, उनकी जो बेटी है के कविता जी, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने ही इस साउथ ग्रुप की जो शराब के लिए जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया था, इस साउथ ग्रुप की लॉबिंग की थी। उन्होंने ही केजरीवाल जी से साउथ ग्रुप की बात करवाई थी। उन्होंने ही आके केजरीवाल जी को बताया था कि साउथ ग्रुप है जो यहाँ पर आकर दुकान लेना चाहता है और शराब का व्यापार करना चाहता है। अब इस बात पर आतिशी जी जो कह रही थी कि आखिर पैसा कहाँ है, पैसा मिल नहीं रहा, तो पैसा कहाँ है, पैसा चुनाव में चला गया तो कहाँ से मिलेगा। तो जो रिश्वत का जो पैसा आया था इलेक्शन में चला गया था और उसमें टोकन मनी जो लिया गया था 260 करोड़ रुपए टोकन मनी में पहले ही ले लिए गए थे। तो अब सवाल ये निकल कर आता है कि इसमें आखिर गलत क्या है, क्यों? क्योंकि जो रिश्वत का जो पैसा आया था वो ऐसा जाके उसे चुनाव में फंडिंग हो गई, सरकार का राजस्व भी बढ़ गया, तो आखिर इसमें गलत क्या है? तो केजरीवाल जी के दोनों हाथ में एक तरीके से लड्डू हो गए। तो जब पैसा किसी को मिला नहीं तो फिर करप्शन कैसे हुआ? तो करप्शन ऐसे हुआ है कि जो ठेकेदार जो थे उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए लाइसेंस की फीस में कटौती की, यानी कि जो लाइसेंस फीस जो शुरुआत में जो इतनी बढ़ाकर चढ़ाकर दिखाई गई थी इतनी बड़ी, उसको बीच में जाकर कम कर दिया गया और व्यापारियों को राहत दे दी गई। और यहीं पे इसके साथ साथ सरकार के द्वारा व्यापारियों को कई बेनिफिट दिए गए। सबसे पहले तो छोटे व्यापारियों को व्यापार में से साफ किया गया, बड़े व्यापारियों को धंधे में लाया गया और उन्हें धंधा कराने के लिए और बड़े व्यापारियों को धंधे में लाने के लिए उनसे रिश्वत ली गई। वो रिश्वत का पैसा सीधा पंजाब इलेक्शन में चला गया
ये कहकर राहत दी गई व्यापारियों को कि चलिए आप लोग व्यापार नहीं कर पाए हैं कोरोना काल में, तो उसके लिए आप अब ये शुल्क रहने दीजिए और दुकानें जो है उनको चलने दीजिए, ऐसा ईडी का कहना है। सो ए जो सरकारी दस्तावेज में जो दिखाया गया था पैसा 9500 करोड़ रुपए, जो सपने दिखाए गए थे कि इतना राजस्व आएगा इतना आएगा, वो तो आया ही नहीं। बी जो इतने पैसे देकर रिश्वत देकर जो ठेकेदार लोग जो व्यापार में आए थे उनसे फिर दुकानें भी लेने की बात आ गई, सरकार वापस विड्रॉ करी थी पॉलिसी को, तो वही लोग जाकर सरकारी गवाह बन गए थे। तो यहीं पर जब ईडी ने तार से तार जोड़ना शुरू करे, सब लोगों के एक एक डॉट्स को कनेक्ट करना चालू करा, तो कई लोगों के नाम सामने आने लग गए पूरे के पूरे, और इस तरीके से ईडी ने पूरा का पूरा केस बनाया। सारी की सारी चीजें उठाकर ईडी ने ऐसी की पैसा यहाँ से आया था पूरा पूरा करके हाई कोर्ट के सामने रख दिया कि देखिए केजरीवाल जी आ नहीं रहे हैं बातचीत करने के लिए और क्यों इनकी गिरफ्तारी ना करी जाए, इसलिए हाई कोर्ट ने इन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने से मना। तो इस तरीके से केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं। अब देखिए उम्मीद है आपको पूरा मामला समझ आ ही गया होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या केजरीवाल जी को कोई राहत मिल सकती है, क्या केजरीवाल जी बच सकते हैं? देखिए अगर मामला अगर प्रूफ कर पाती है अगर जांच एजेंसी अगर कोर्ट में कि हाँ यहाँ से पैसा आया, ऐसे हुआ, रिश्वत ली ही गई थी और सब चीज़ें हुई थी, ये प्रूफ करना एजेंसियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपस में तो मिला नहीं है कोई भी, सब लोग वीडियो कॉल के थ्रू ही आपस में मिलते थे, तो थोड़ा मुश्किल होगी। पर अगर प्रूफ कोर्ट में अगर हो जाता है कि हाँ सारे गवाहों द्वारा बताई गई बातें सत्य, तो फिर तो केजरीवाल जी को कोई भी बचा नहीं सकता। तो चलिए ये थी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, क्यों हुए थे, कैसे हुए थे। अब आइए अपन अपने दूसरे पार्ट के ऊपर, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता? अगर कोई भी अगर सरकारी अधिकारी अगर जेल जाता है तो उसे निलंबित करने का नियम है, लेकिन राजनीति ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसी तरह अगर मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो दिल्ली सरकार के राष्ट्रपति, तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है इसे समझ लेते हैं। संविधान अनुच्छेद 356 कहता है कि तंत्र के असफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दो बातों को इसमें आधार बनाया गया है, सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में सक्षम ना हो तब, दूसरा अगर सरकार अगर निर्देशों को अगर लागू करने में विफल रहती है तो, और राष्ट्रपति शासन लगने पर कैबिनेट भंग कर दे। देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या गिरफ्तार अगर केजरीवाल जी अगर हो गए हैं तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्या वो जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं? तो देखिए इसमें ऐसा है कि अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर अपन देखें तो जो सीएम जो होता है वो जनता के लिए काम करता है। अब जब जनता के लिए काम करने वाला इंसान ही अंदर रहे तो ऐसी सिचुएशन में जो आर्टिकल 356 है उसमें कहा गया है कि संवैधानिक गतिविधियों के ना होने पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो जी अगर केजरीवाल अगर जेल में अगर रहते हैं, अभी तो फिलहाल में उन्हें 15 अप्रैल तक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज रखा है, तिहाड़ जेल में बंद है वो, पर अगर वो जेल में ही अगर रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कानून के हिसाब से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जी हाँ लग सकता है। केजरीवाल जी जेल से शासन चला सकते हैं? आतंक का तो कहना है कि नहीं, केजरीवाल जी तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो देखिए इसका जवाब है कि हाँ वो चला तो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जी हाँ देखिए चला तो सकते हैं, पर वो तब चला सकते हैं जब उन्हें कोर्ट अगर अनुमति देती है, तो कोर्ट के बिना उनके लिए चलाना पॉसिबल नहीं है। अगर कोर्ट अगर उन्हें न्यायालय अगर उन्हें परमिशन अगर नहीं देता है अगर सरकार चलाने की, तो वो नहीं चला सकते। पर देखिए आप अगर जनप्रतिनिधि अधिनियम जो बना हुआ है 1951, उसमें अगर देखें तो उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि जेल से किसी भी प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। विधायक या सांसद सरकारी कामकाज में बाधा नहीं पड़ती है, तो कामकाज में तो बाधा नहीं पड़ती है, पर बात यह है कि कोर्ट को परमिशन देना जरूरी है। अगर कोर्ट की परमिशन अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड मीडिया का इस पूरे मामले के ऊपर क्या रुख है, क्या कहना है। तो देखिए मेरा कहना है इंडियन अपोजिशन लीडर अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड ओवर करप्शन क्लेम्स। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है सीनियर इंडियन अपोजिशन पॉलिटिशियन अरेस्टेड अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन। दी वायर का कहना है अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड, दी स्कूप अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप इज अ वेकअप कॉल। ब्लूमबर्ग का कहना है मोदीज राइवल अरेस्टेड बिफोर इलेक्शन प्रमोट अपोजिशन फ्यूरी। देखिए वर्ल्ड मीडिया इस चीज़ को इस तरीके से देख रही है कि एक मंत्री है अपोजिशन का जिसे इलेक्शन के पहले अरेस्ट किया गया है, तो ये तो साफ जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है और वर्ल्ड मीडिया का एक जो नहीं आने वाला है, क्योंकि डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर कोई भी अपोजिशन का अगर लीडर अगर अरेस्ट अगर होता है तो उसका एक अच्छा व्यू बिल्कुल भी नहीं जाता है, छवि अच्छी नहीं जाती है। तो खैर चलिए मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा, जो भी इस मामले में आगे होता है उसके ऊपर मेरी वीडियो आ जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने जो भी स्टूडेंट्स है अपने जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कीजिए, सबको दिखाइए। जिनको भी जीके के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है उनसे भी शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका आभार रहेगा अगर आप करते हैं तो। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।